नमस्कार साथियों, आप सभी का द मिश्रा क्लासेस में स्वागत है। आज हम झारखंड फील्ड वर्कर का जो सीरीज चला रहे थे हिंदी का, उसमें हम लोग आज कहानी पढ़ेंगे। एक कहानी यह भी, जो मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि जितने भी वैसे विद्यार्थी हैं जो झारखंड फील्ड वर्कर का तैयारी कर रहे हैं और पेपर 2 में हिंदी रखे हैं, तो उसका सारा क्लास जो है सो द मिश्रा क्लासेस में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर जरूर करिएगा। साथ ही साथ यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा चैनल है जिसमें सभी परीक्षाओं की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई चार्जेस हम लोग नहीं रखे हैं। तो चलिए चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले हम लोग मन्नू भंडारी जी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि लेखक परिचय से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो मन्नू भंडारी का जन्म सन 1931 में भानपुरा जिला मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ, परंतु उनकी इंटर तक की शिक्षा दीक्षा हुई राजस्थान के अजमेर शहर में। बाद में उन्होंने हिंदी में एमए किया और दिल्ली में मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्त किया। सन 2021 में उनका देहांत हो गया। स्वतंत्रतायुक्त हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मन्नू भंडारी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन से हैं? तो एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यह सच है, त्रिशंकु, ये सब कहानी संग्रह है। इसके बाद है आपका बंटी, महाभोज, ये उपन्यास संग्रह है। इसके अलावा उन्होंने फिल्म एवं टेलीविजन धारावाहिकों के लिए पटकथाएं भी लिखी हैं। हाल में ही एक कहानी यह भी नाम से आत्मकथा का कथे का प्रकाशन हुआ उनका। ठीक है। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी एकेडमी के शिखर सम्मान सहित उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार शामिल हैं। मन्नू भंडारी की कहानियां हो या उपन्यास, उसमें भाषा और शिल्प की सादगी और प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़े अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। अब हम लोग एक कहानी यह भी के संदर्भ में कुछ जान लेते हैं, इसके बाद हम लोग कहानी को पढ़ेंगे। एक कहानी यह भी के संदर्भ में सबसे पहले तो हम यह जान लें कि मन्नू भंडारी ने पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथ नहीं लिखी है। अपने आत्मकथ्य में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखिक जीवन में या लेखिक जीवन से जुड़े हुए हैं। संकलित अंश में मन्नू जी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी और कॉलेज की प्रधाना या प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर कर आया है, जिन्होंने आगे चलकर उन्हें लेखकीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेखिका ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने की प्रारंभिक पड़ाव को प्रकट किया है। सन 46-47 यानी कि 1946 और 47 के बाद हो रहा है कि आज़ादी की आंधी में मन्नू जी को भी अछूता नहीं छोड़ा। छोटे शहर की युवा होती लड़की ने आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी की, उसमें उनका उत्साह, ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता है।
यानी आज जो हम लोग कहानी पढ़ने वाले हैं ये क्या है, एक कहानी है अभी, ये मन्नू भंडारी जी का आत्मकथ्य है, यानी कि आत्मकथा है, उसका एक छोटा सा भाग है ये, एक कहानी यह भी। चलिए, तो यह कहानी को पढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं। आप लोगों को कहानी समझने में यदि कहीं परेशानी होगी तो कृपया आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ ये सारा सीरीज खत्म होने के बाद, हिंदी का सारा कविता कहानी खत्म होने के बाद, हम लोग इसका टेस्ट सीरीज भी चलाएंगे। आप लोगों को पता होगा कि क्षितिज भाग 2 जिसमें कविता संग्रह था वो, है ना, काव्य खंड जो उसका था वो खत्म हो चुका है। अभी हम लोग उसका गद्य खंड में प्रवेश किए हैं, है ना, जिसमें नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये सब कहानी हम पढ़ा चुके हैं। आप चाहें तो चैनल में जाके देख सकते हैं। तो आज का कहानी हम लोग शुरू करते हैं। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था। यानी कि कहाँ पे रहते थे ये, तो अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में एक 2 मंजिला मकान था, जिसके ऊपरी मंजिल में ये लोग रहते थे, जहाँ पे इनका पिताजी का साम्राज्य था। यानी कि पितृ सत्यात्मक जो समाज है हमारा, उसका बात किया जा रहा है यहाँ पे, जहाँ पे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते या फिर डिटेंशन देते रहते। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी, व्यक्तित्व विहीन माँ। सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के काम से भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के केवल वे उपदेश ही नहीं देते, बल्कि उन उन दिनों 8-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया है, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदे पर पहुंचे। ये उनकी खुशहाली के दिन थे और उन दोनों उनकी दरिया दिली के चर्चे भी कम नहीं थे। एक और वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहंवादी। पर यह सब तो मैंने केवल सुना, देखा तो इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिताजी थे, है ना। एक दिन एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया। तो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था, यानी कि डिक्शनरी लिखे थे उनके पिताजी। इनसे उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फारित उनका अहं उन्हें इस बात की अनुमति नहीं देता कि वे कम से कम अपने बच्चों को अपने आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदारी बनावे। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा मां को कपाती थरथराती रहती थी। अपनों के हाथों विश्वासघात की
जान कैसी गहरी चोट होगी वे जिन्हें आंख मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिताजी के बाद के दिनों में इतनी शक्की बना दिया था। जब तक हम लोग उनकी चपेट में आते ही रहते है ना, जब तक पिताजी के गुस्से का शिकार ये लोग होते रहते थे। पर यह पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरव गान करना है, बल्कि मैं यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियां मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई है, या कि अनजाने अनचाहे कि उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया है। मैं काली हूँ, बचपन से दुबली और मरियल भी थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, सो बचपन में मुझे 2 साल बड़ी खूब गोरी स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उनकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसी गहन हीन भावना की ग्रंथि पैदा नहीं करती कि नाम सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखिकीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गड़ने गड़ने को आ जाती हूँ। शायद अचेतन कि किसी पर्द के नीचे दबी इस हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। पिताजी के जिस सक्की स्वभाव पर मैं कभी भन्ना भन्ना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके सक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। बहुत अपनों के हाथ विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक, होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही, वे तो न जाने कितने रूपों में मुझ में है, कहीं कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रियाओं के रूप में, तो कहीं प्रति छाया के रूप में। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वाले को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन्न अतीत किस कदर उसके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। समय का प्रभाव भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहाकर ले जाए, स्थिति का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह से उसे मुक्त तो नहीं कर सकता। पिताजी के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें। पिताजी की हर ज्यादती को अपने प्राय और बच्चों को की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी वे। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं चाहा, नहीं केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी से लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। ना उनका त्याग, ना उनकी सहिष्णुता। खैर जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण यहीं समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। पांच भाई बहनों में मैं सबसे छोटी। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी और उसकी एक धुंधली सी याद मेरे मन में है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। सतलुइया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीले, तो कमर में
कमरों में गुड्डे गुड़ियों की ब्याह भी रचाए, पास पड़ोस की सहेलियों के साथ ये खेलने यूं खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाने, कांच पीस कर मांझा सूत का काम भी किया। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर अधिक रहता था और हमारी सीमा घर थी। हाँ, इतना जरूर था कि उस जमाने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसीलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा थे। आज तो बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी ज़िंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव में ने महानगरों के फ्लैट में रहने वाले को हमारे इस परंपरा यानी कि पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। मेरी कम से कम एक दर्जन आरंभिक और कहानियां के पात्र इसी मोहल्ले के हैं जहां मैंने अपनी किशोरा अवस्था अपनी युवा अवस्था का आरंभ किया था। एक दो को छोड़कर उनमें कोई भी पात्र मेरी परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी। लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियां लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल में भी उनका भाव, भंगिमा, भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए थे। उसी समय के दास साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों के बाद कैसे एकाएक जीवित हो गए, यह मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य था। उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। सन 1944 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की और शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे की पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ घूंघट गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। रसोई को वो भटियार खाना कहते थे और उनके हिसाब से वहां रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। घर में आए विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे और जमकर बहसें होती थी। बहस करना पिताजी का प्रिय सगल था, यानी कि प्रिय कार्य था। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे वहीं बैठने को कहते। वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं और जानूं देश के चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। देश में हो भी कितने भी कुछ हो रहा था। सन 42 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खौल रहा था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध या मतभेद की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्तों या देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण, उनकी कुर्बानियों से जरूर मन आक्रांत रहता था।
10वीं कक्षा तक यह आलम था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी और बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचित हुए किताबें पढ़ती थी। लेकिन सन 45 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहां मैंने कखारा सीखा। कखारा पता होगा, क का की, जिसको वो क्या कहते हैं, हम लोग उसको कहते हैं, ठीक है। एक साल पहले ही कॉलेज बना था और वे इसी साल नियुक्त हुई थी। कौन? शीला अग्रवाल। उन्होंने बकायदा हिंदी साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला। खुद चुन चुन कर किताबें दी, पढ़ी हुई किताबों पर बहस की। तो 2 साल बीतने ना बीतने साहित्य की दुनिया शरत प्रेमचंद से बढ़कर जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई और फिर तो फैलती ही चली गई। उस समय शैलेंद्र जी की छोटे छोटे सरल सहज वाक्य वाली शैली ने बहुत आकृष्ट किया। सुनीता उपन्यास बहुत अच्छा लगा। अज्ञेय जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा जरूर, पर उस समय मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया। कुछ सालों बाद नदी के द्वीप पढ़ा तो उसने मन में इस कदर बांधा कि उसकी झोंक में शेखर को फिर से पड़ गई। इस बार कुछ समझ के साथ। शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लगा रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। इसी संदर्भ में जैलेंद्र का त्याग पत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुई उस उम्र में जितना समझ सकी समझा। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया, बल्कि घर की 4 दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। सन 46-47 के तीनों दिन वे स्थितियां, उनमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था भला? प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण हर शहर का चित्र था और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सब से जुड़ना हर युवा का उन्माद था। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया। स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में। पिताजी की आजादी की सीमा यहीं तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठूं बैठूं, जानूं समझूं, हाथ उठाकर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर के सड़कें नापती। लड़कियों को अपना सारा आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था, तो किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए। जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, तब यह जाना। और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से भी टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था। राजेंद्र से शादी की, तब तक वह चलता ही रहा। यश कामना, बल्कि कहूं कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी और उनके जीवन की धुरी
था यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उनका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। इसकी इसके चलते ही मैं एक दो बार उनके कोप से बच गई थी। एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिलें और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशंसात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला, यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहां जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने यह दिन नहीं दिखाया। गुस्से से भन्नाते हुए ही वे गए थे। लौटकर आया तो कहर बरपा होगा, इसका अनुमान था। सो मैं पड़ोस के एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बुलाना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे खुश ही हैं, चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ। गई तो सही, लेकिन डरते डरते। सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब है तेरा, कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूं, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमकाकर, डांट डपट कर लड़कियों को क्लास में भेजते हैं, और अगर तुम एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियां मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती है। तुम लोग के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए। कहाँ तो जाते समय पिताजी के मुंह दिखाने में घबरा रहे थे, और कहाँ बड़े गर्व से कहकर आए कि यह पूरा देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनाते रहे और मैं अवाक। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था, ना कानों पर यह हकीकत थी। एक घटना और। आजाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ मुख्य बाजार का चौराहा पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। इसी बीच पिताजी के एक निहायत तकियानीसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ है? ठीक है, अपने लड़कियों को आज़ादी दी, पर देखते आप कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिरती रही है। वह हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा नहीं देता ये सब। कोई मान मर्यादा, इज्जत, आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको, है या नहीं? वे आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। बस अब यही रह गया कि लोग आकर थू थू करके चले जाएं। बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। इस सबसे बेखबर मैं रात होने पर घर लौटी तो पिताजी एक बेहद अतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अंबाला जी बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मन्नू। मैं चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसते ही रहते हो भंडारी जी?
घर से निकला भी करो, यू हैव मिस्ड समथिंग, तुम कुछ भूल रहे हो, तुम कुछ मिस कर रहे हो। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर वाले गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना सब समझ में आता है कि क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था। या यह भी हो सकता है कि आज 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर के चारों ओर उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना संकोच और झिझक के धुआंधार बोलने चले जाने ही इनका मूल रहा हो। यानी कि अजमेर जैसा शहर में उतना भीड़ के सामने कोई लड़की धुआंधार तरीके से बोल रही है बिना रुके, तो वही एक प्रशंसा का विषय बन सकता है ना। ये ऐसा कह रहे हैं। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर विरोधियों के बीच जीते थे वे। एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा, तो दूसरी और अपनी सामाजिक छवि के प्रति उतना ही सजगता। पर क्या यह संभव था? यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ते का ही टकराहट है? सन 47 के मई महीने में शीला अग्रवाल ने कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया, लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशंसा बिगाड़ने के आरोप में। इस बात को लेकर हुड़दंग न मचे, इसीलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके हम 3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वाले को अगस्त में आखिरी 3rd ईयर खोलना पड़ा। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बहुत बड़ी चीर प्रतिष्ठित खुशी के सामने यह उसे बिला गई। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947 यानी कि आज़ादी का दिन। तो उम्मीद है ये कहानी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, लेकिन कहीं भी परेशानी होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, उसका तत्काल समाधान आप लोगों को दे दिया जाएगा। और जितने भी वैसे लोग हैं जो झारखंड फील्ड वर्कर का या फिर झारखंड पुलिस कांस्टेबल, उत्पाद सिपाही, किसी का भी तैयारी कर रहे हैं और पेपर 2 में हिंदी रखे हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत कारगर साबित होगा, बहुत सहायता करने वाला साबित होगा यह। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।